गुड इवनिंग बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या चल रहा है? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुन पा रहे हो ना? साउंड प्रॉपर है? साउंड परफेक्ट है, प्रॉपर है, सुन पा रहे हो? ओके, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा। तुम्हारे कमेंट्स ही दिख रहा था। ठीक है, ओके, चलो। एवरीथिंग इज ओके। साउंड बताओ, साउंड। फॉग चल रहा है, अच्छा। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत सही। ऑल गुड, ठीक है। गुड ही रहना चाहिए, परफेक्ट ही रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट क्या है देख लो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ह्यूमन ब्रेन आज नहीं होगा, ठीक है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स तक आज हम लेकर के चलेंगे। 3 टारगेट होंगे हमारे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में कितना करा दिया था, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं तेजी से, और हम कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। अभी मैंने बेसिक कराया था। बेसिक का मतलब, ठीक है, कि न्यूरल सिस्टम होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्या होता है, ठीक है। और बस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आज कराऊंगा। बेसिक, बहुत बेसिक कराया है अभी तो मैंने। ठीक है, मैंने बताया था बेटा कि यहाँ बॉडी के अंदर न्यूरल और केमिकल, यानी एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलकर के दो या दो से अधिक ऑर्गन को आपस में इंटीग्रेट करते हैं और पूरे बॉडी के कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। मेन सार ये है। अकेला नर्वस सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता। नर्वस सिस्टम नो डाउट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करता है चीजों को, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ठीक है, वो हॉर्मोन्स के थ्रू सारे ऑर्गन को इंटीग्रेट करता है, क्योंकि वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। हर ऑर्गन के पास जहां जहां उसके रिसेप्टर होते हैं वहां बाइंड करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। यानी हार्मोन के थ्रू वो सारे ऑर्गन को आपस में इंटीग्रेट करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। हाँ बेटा, असाइनमेंट मैंने टाइपिंग के लिए दे दिया है। मुझे मिलते ही तुम्हें मैं देता हूँ, ठीक है। ओके, हाँ। आगे चल रहा था, ठीक है। फिर मैंने बताया था, अगर आपसे कहा जाए सबसे पहले नर्व सेल कहाँ डेवलप हुई हाइड्रा में, सबसे पहले सिफेलाइजेशन कहाँ हुआ, सिफेलाइजेशन। तो आप बोलोगे पहली बार सिफेलाइजेशन प्लेटियलमंथीज में हुआ था। फर्स्ट टाइम सिफेलाइजेशन प्लेटियलमंथीज में हुआ था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आता है, भाई नर्वस सिस्टम का ओरिजिन क्या है, आप बोलोगे एक्टोडर्मल। आपसे पूछा जाए कि जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें वेल डेवलप टाइप का नर्वस सिस्टम कहाँ देखने को मिलेगा, तो इनवर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वहां वेल डेवलप टाइप का नर्वस सिस्टम आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है, इंसेक्ट के अंदर, स्पेशली कॉकरोच। हाँ, अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करता हूं तो वहां तो वेल ऑर्गेनाइज वेल डेवलप नर्वस सिस्टम था ही, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने बात की थी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के दो पार्ट होते हैं, एक सेल वाला पार्ट होता है साइटोन, सोमा, पेरिकैरियोन, या सेल बॉडी बोल सकते हो। उसके प्रोसेस निकलते हैं, प्रोसेस, अपेंडेजेस कह सकते हो इनको। ये दो टाइप के हो सकते हैं, ब्रांच और अनब्रांच। ब्रांच वाले पार्ट को हम डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स बोलते हैं। अनब्रांच वाले पार्ट को हम एक्सॉन टर्म यूज करते हैं। डेंड्रॉन सिग्नल हमेशा साइटोन की तरफ लाते हैं और एक्सॉन साइटोन से दूर लेकर के जाते हैं। यानी डेंड्रॉन सेंसरी नेचर के होते हैं और एक्सॉन मोटर नेचर के होते हैं। यानी डेंड्रॉन सिग्नल को ला रहे हैं एफरेंट, और एक्सॉन इफरेंट नेचर के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की मैंने बात की थी। मैंने बताया था नेजल्स ग्रेन्यूल साइटोन में होते हैं, नेजल्स ग्रेन्यूल डेंड्रॉन में होते हैं, एक्सॉन हिल ऑक, और एक्सॉन में नेजल्स ग्रेन्यूल नहीं होते। नेजल्स ग्रेन्यूल इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के कॉम्बिनेशन हैं जिनके अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बिल्कुल। फिर मैंने बात की थी बेटा न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे छोटे कह सकते हो न्यूरोफाइब्रिल्स मिलते हैं, जो साइटोन के अंदर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक्सॉन हिलॉक इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन, उसकी नेक भी बोल सकते हो, ठीक है, जहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और फिर अगर मैं एक्सॉन की बात करूं तो एक्सॉन, ठीक है, जो कंडक्शन को टूबर्ड्स, सैनैप्स या अवे फ्रॉम साइटोन लेकर के जाने का काम करता है, जो मैं आज पूरा सिस्टम समझाने वाला हूं आपको। यहां तक कोई डाउट था? अगर मैं मालिनेटेड न्यूरॉन की बात करता हूं, ठीक है,
तो एक सीएनएस भी होता है, एक पीएनएस भी होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको कुछ मालिन शीट दिखा रखी हैं और उनके ऊपर स्वान सेल दिखा रखे थे। स्वान सेल की कवरिंग को मैंने बताया था न्यूरीलेमा बोलते हैं और एक्सोन की कवरिंग को हम एक्सोलेमा बोलते हैं। न्यूरीलेमा सिर्फ स्वान सेल के ऊपर मिलती है, यानी जहां स्वान सेल होगी वहीं न्यूरीलेमा होगी। मतलब स्वान सेल पीएनएस में होते हैं तो न्यूरीलेमा भी पीएनएस में होगी। ठीक है, और न्यूरीलेमा नोट्स ऑफ रेनबियर पर भी होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मालिन शीट की हम बात करते हैं तो व्हाइट कलर की होती है, और स्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल इस शीट को, जो एक इंसुलेटेड लिपिड की लेयर है, इसको सिक्रेट करने का काम करते हैं, जो एक तरीके से स्फिंगोलिपिड्स हैं, जो मैं बायोमोलिक्यूल में कराऊंगा अभी। यहां तक क्लियर था? दो मालिन शीट के बीच के नॉन मालिनेटेड एरिया को हम नोट्स ऑफ रैनबियर बोलते हैं, ना कि दो स्वान सेल के बीच के एरिया को हम नोट्स ऑफ रैनबियर बोलते हैं। ठीक है, फिर मालिन शीट को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश भी की थी कि मालिन शीट बेटा सीएनएस में भी मिलती है और पीएनएस में भी मिलती है। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता हूं तो वहां मालिन शीट बनती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स के थ्रू। हाँ, जब मैं पीएनएस की बात करता हूं तो वहां माइलिन शीट का फॉर्मेशन जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, वो स्वान सेल के थ्रू होता है, स्वान सेल के थ्रू। ठीक है, हाँ, पर सीएनएस के अंदर मोस्टली न्यूरॉन मालिनेटेड होते हैं और पीएनएस के अंदर मालिनेटेड और नॉन मालिनेटेड दोनों टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। स्पेशली अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा होते हैं और सिमेटिक नर्वस सिस्टम में मालिनेटेड न्यूरॉन ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो पीएनएस के पार्ट हैं। ठीक है, फिर मैंने ये भी बात की थी आपसे कि अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता हूं जहां ओलिगोडेंड्रोसाइट मालिन शीट बनाते हैं, वो कंटिन्यूस मालिन शीट बनाते हैं जिसमें नोट्स ऑफ रेनबियर बहुत कम होते हैं। हाँ, पीएनएस की बात करते हैं तो वहां डिसकंटिन्यूस मालिन शीट बनती है, इसमें बहुत सारे नोट्स ऑफ रेनबियर होते हैं। ठीक है, पर जहां पर नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन होते हैं वहां मालिन शीट तो होती है पर नोट्स ऑफ रेनबियर नहीं होते। समझना, सॉरी, स्वान सेल तो होते हैं, मालिन शीट नहीं होती, और नोट्स ऑफ रेनबियर भी नहीं होते क्योंकि मालिन शीट नहीं होती। क्लियर था? बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो कंडक्शन स्पीड ध्यान रखना है, जिसमें कॉन्टिन्यूस मालिन शीट देखने को मिल रही है वहां ज्यादा होगी, डिसकंटिन्यूस मालिन शीट मिल रही है वहां साल्टेटरी कंडक्शन होगा, जंपिंग करता हुआ साल्टेटरी। ठीक है, और नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन में पूरे न्यूरॉन पर चार्ज चेंज होता है तो स्पीड कंपैरेटिव स्लो होती है। फास्टेस्ट, फास्ट, स्लो, ऐसे टर्म यूज कर सकते हो आप। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज मैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करूंगा। ठीक है, हमारी बॉडी में कितने प्रकार के न्यूरॉन्स हो सकते हैं? चलो, नंबर वन, ए पोलर, जिसमें कोई पोलरिटी नहीं होती, ए पोलर। नंबर दो, यूनिपोलर। नंबर तीन, बाइपोलर। नंबर चार, मल्टीपोलर। और नंबर पांच, सूडो यूनिपोलर। और नंबर पांच जो आप पढ़ोगे, सूडो यूनिपोलर। यही समझने वाले हैं सूडो यूनिपोलर, बाद बाकी की तो सिंपल है। वापस आ रहा हूं। हाँ, ए पोलर यानी ऐसे न्यूरॉन जिसमें कोई पोलैरिटी है ही नहीं, कोई पोलैरिटी नहीं है, सिंपल एक साइटोन बना हुआ है। ठीक है, ना इसमें एक्सोन है ना डेंड्रोन है, एक्सोन डेंड्रोन दोनों ही एब्सेंट होते हैं, सिर्फ साइटोन होते हैं। एक्सोन और डेंड्रोन दोनों ही एब्सेंट होते हैं, ए पोलर। हाँ, अगर यूनिपोलर की मैं बात करूं, यूनिपोलर के अंदर ध्यान रखना है आपको, डेंड्रोन तो नहीं होता पर एक्सोन यहां देखने को मिलता है, एक्सोन यहां देखने को मिलता है। डेंड्रोन नहीं होता पर एक्सोन देखने को मिलता है, यूनिपोलर। हाँ, बाइपोलर की अगर हम बात करते हैं तो बाइपोलर के केस में देखो, एक तो एक्सोन होगा और एक डेंड्रोन होगा, डेंड्रोन होगा और एक इसके अंदर एक्सोन भी होगा। ठीक है, इसमें एक एक्सोन भी होगा। ठीक है, ये बाइपोलर हो गया।
हाँ, अगर मल्टीपोलर की बात करता हूं, मल्टीपोलर जिसमें मल्टीपोलर, ये मल्टीपोलर हो गया जिसमें, ठीक है, मल्टीपोलरिटी देखने को मिलती है, ये मल्टीपोलर है। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं वैसा है। तो इसके केस में आपको ध्यान रखना है भाई, अगर मैं ए पोलर की बात करता हूं, डेंड्रॉन और एक्सॉन दोनों ही एब्सेंट है, दोनों ही नहीं है। यहां बात करते हैं एक्सॉन प्रेजेंट होता है, यहां बात करते हैं एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन होता है। हाँ, यहां बात करते हैं अगर हम, यहां मल्टीपोलर के केस में, तो मल्टीपोलर के केस में मैनी डेंड्रॉन होते हैं और सिंगल एक्सॉन होता है। जो आप नॉर्मल केस में पढ़ते हो मल्टीपोलरिटी। अच्छा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पर, ये कहाँ देखने को मिलते हैं इस टाइप के न्यूरॉन? आप बोलोगे हाइड्रा। सबसे सिंपल टाइप के न्यूरॉन हाइड्रा में बने थे। यूनिपोलर, जब एम्ब्रियो बन रहा होता है, अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिल जाएंगे। हाँ, बाइपोलर की अगर मैं बात करूं, बाइपोलर, बाइपोलर जिसमें एक डेंड्रॉन होता है, एक एक्सॉन होता है, ये आपके आईज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके नोज में देखने को मिल जाते हैं, ईयर में देखने को मिल जाते हैं, आईज नोज ईयर यहाँ देखने को मिलते हैं। मल्टीपोलर मोस्टली बॉडी में यही प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट इन बॉडी। मतलब हमारे शरीर में मुख्यतः यही पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। तो ये तो बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एम्ब्रियो बन रहा होता है होल बॉडी, ठीक है, एम्ब्रियो बन रहा होता है तब यूनिपोलर न्यूरॉन होते हैं जो आगे जाकर के बाइपोलर और मल्टीपोलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, ये फर्स्ट पेज है, पहला पेज है, लेट ज्वाइन किया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले रिवीजन कराया था, ये पहला पेज है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का, जिसमें 4 प्रकार के न्यूरॉन मैंने आपको बताए हैं अभी। अब मैं बताऊंगा एक्चुअल में जो आपके समझने वाला है, ठीक है। सूडो यूनिपोलर, ये बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, ये समझने वाला है। देखो, एक तो साइटोन होगा और साइटोन में एक प्रोसेस निकलेगा, ऐसा लग रहा है यूनिपोलर है, ऐसा लग रहा है ये यूनिपोलर है। साइटोन में एक प्रोसेस निकल रहा है, ऐसा लग रहा है यूनिपोलर है, पर ये आगे जाकर के 2 ब्रांचें बनाएगा। एक ये ब्रांच गई, एक ब्रांच ये गई, समझना। तभी तो सूडो, सूडो मतलब फॉल्स, सूडो यूनिपोलर बोल रहे हैं हम इनको। इसकी जो ये वाली ब्रांच होगी ना, इसमें रिसेप्टर्स लगे होंगे, रिसेप्टर, लाइक अ डेंड्रॉन। इस पर रिसेप्टर्स लगे हैं डेंड्रॉन की तरह, रिसेप्टर्स, डेंड्रॉन की तरह यहाँ रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, रिसेप्टर्स जो सिग्नल को रिसीव करता है, समझना। जबकि यहां पर स्पाइनल कॉर्ड होगी, समझना, डॉर्सल रूट स्पाइनल कॉर्ड।
ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट है। ऐसे नहीं, डॉर्सल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, ये वेंट्रल रूट है, ये डॉर्सल रूट है, दोनों साइड से। डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था ये वाला। ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें वो भरे होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स, जिनसे हार्मोन निकलते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल की डॉर्सल रूट गैंग्लिया है। ये स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, गैंग्लिया गुच्छा, ठीक है, यहां जुड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, यहां से सिग्नल रिसीव करते हैं, यहां से सिग्नल रिसीव करते हैं, इस सिग्नल को यहां से होते हुए आपकी डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलते हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू सीधे अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जा रहे हैं, और यहां पर उस सिग्नल को न्यूरो की फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं। समझना, तो किस नेचर के हुए सिग्नल को ला रहे हैं टुवर्ड्स सीएनएस। स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ सिग्नल लेकर के आ रहे हैं, तो नेचर क्या हुआ इनका, नेचर सेंसरी। नेचर कैसा हुआ, सेंसरी। सेंसरी नेचर के क्वेश्चन आता है, ठीक है। सूडो यूनिपोलर, सूडो क्यों बोला, क्योंकि एक इनके पास एक एक पोलैरिटी होती है, पर इसके दो ब्रांच आ जाते हैं। एक के पास डेंड्रॉन जैसे स्ट्रक्चर हैं, डेंड्राइट्स के पास रिसेप्टर होते हैं, लाइक डेंड्रॉन, डेंड्रॉन लाइक, डेंड्रॉन लाइक। इसके पास न्यूरो होते हैं जो एक्सोन के पास होते हैं, ये एक्सोन लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सोन लाइक। डेंड्रोन लाइक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर। एक्सोन लाइक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, न्यूरो समझना, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, न्यूरो कौन है भाई, हाँ, न्यूरो तो
एक तरफ न्यूरो ट्रांसमीटर है, एक तरफ रिसेप्टर्स हैं, सिग्नल को लाने का काम कर रही है, नेचर सेंसरी हो गया। इस टाइप के न्यूरॉन आपके कहां देखने को मिलते हैं? प्रेजेंट इन डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो यूनिपोलर। देखने में लग रहे हैं यूनिपोलर, पर एक्चुअल में बाइपोलर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये लग रहा है इनके पास एक डेंड्रॉन है, एक एक्सॉन है, सिग्नल डेंड्रॉन साइटोन की तरफ लेके जा रहा है, एक्सोन अवे फ्रॉम साइटोन लेके जा रहा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, कहां होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड की डोर्सल रूट होती है, नीचे वाली वेंट्रल रूट हो गई, ऊपर वाली डोर्सल हो गई। भाई ये डोर्सल साइड हो गई, ये वेंट्रल साइड हो गई। तो वेंट्रल साइड नहीं होती, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल गैंग्लिया गुच्छे होते हैं ना, वहां पर देखने को मिलते हैं ये। अब बताओ, ये समझ में आया? कोशिश की है पूरा अच्छे से समझा दूं, तो ये एक्चुअल में दिखाने की कोशिश की है मैंने कहाँ होते हैं। अब मुझे बताओ, हाँ एफरेंट डिफरेंट तो आप कुछ समझ ही रहे हो ना। टू बर्ड्स कहाँ लेकर के आ रहे हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल लेकर के आ रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सिग्नल लेकर के आ रहे हैं। तो सेंसरी, तो सेंसरी को हम क्या बोलते हैं? एफरेंट या इफरेंट? सिग्नल लेकर के आ रहे हैं, जा नहीं रहे, आ रहे हैं तो एफरेंट, जा रहे हैं तो इफरेंट। हाँ एफरेंट। अब बताओ भाई, इसमें क्या रिपीट करवा रहे हो भाई? एक सूडो यूनिपोलर, एक एक इसके अंदर आपको ब्रांच देखने को मिल रही है, लग रहा है यूनिपोलर, पर इसकी एक्चुअल में आगे जाके दो ब्रांच बन जाती हैं। एक रिसेप्टर से कनेक्टेड होती है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसाइकल वाला छोर होता है। जहां रिसेप्टर होता है वो डेंड्रोन के पास रिसेप्टर्स होते हैं, एक्सोन के पास हमेशा न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। तो एक डेंड्रोन की तरह बिहेव कर रही है, एक एक्सोन की तरह बिहेव कर रही है, इसलिए इसको हम सूडो यूनिपोलर बोल रहे हैं। यहां से सिग्नल ले रहे हैं, यहां सिग्नल लेके जा रहे हैं, मतलब सिग्नल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जा रहे हैं, इसलिए इनको सेंसरी या एफरेंट बोल रहे हैं। ये बोला मैंने। कहाँ मिलते हैं? डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बना रखा है। एक वेंट्रल गैंग्लिया होते हैं, डोर्सल, तो डोर्सल साइड पर ये देखने को मिलते हैं, वेंट्रल साइड पर देखने को नहीं मिलते। सिंपल सी बात। अब बताओ, समझ में आया नहीं आया? अच्छा, नोट करने का टाइम, बिल्कुल नोट करने का टाइम ले लो, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो पहले, फिर मैं बैक जाता हूँ, बैक वाला भी नोट करा दूंगा, टेंशन क्यों कर रहे हो? आप मुझे बोलो, ठीक है? ठीक है, आप कहते जाओगे मैं करता जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड की दो साइड होती हैं, एक डॉर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड है मेरी, तो स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर से गैंग्लिया आएंगे, नीचे से भी न्यूरॉन बनाएंगे, ऊपर से न्यूरॉन आएंगे वो डॉर्सल साइड होगी, नीचे से न्यूरॉन आ रहे हैं पूरी बॉडी में वो वेंट्रल साइड होगी। तो डॉर्सल गैंग्लिया के अंदर देखने को मिलते हैं, वेंट्रल में नहीं मिलते। सूडो यूनिपोलर। कोई भी चीज मैं बहुत अच्छे खुल के समझाने की कोशिश करता हूं ना, तो तुम कहते हो समझ नहीं आ रहा। अगर मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूं तो तुम समझ जाते हो। सिंपल तरीका तो ये था, मैं कुछ नहीं बनाता, सिंपल बना देता। सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है बेटा, दो ब्रांच है, देखने में एक लग रहा है पर दो ब्रांच है, इसलिए सूडो यूनिपोलर। कहाँ मिलते हैं? डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, खत्म। समझ में आ गया सर? अब मैं उसको समझाने की कोशिश की, जब थोड़ा बच्चा दिमाग लगाता है तो तुम समझ नहीं पा रहे हो। भाई तीन चार बातें हैं। सूडो यूनिपोलर बोल रहा हूं, सूडो माने झूठे, एक लग रहे हैं यूनिपोलर पर एक्चुअल में दो ब्रांचें आगे नीचे आकर के, तो ये बाईपोलर हो गए। समझ रहे हो ना? सूडो यूनिपोलर की जगह बाईपोलर की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इसलिए सूडो यूनिपोलर बोल रहे हैं। भाई डेंड्रॉन के पास रिसेप्टर होते हैं न्यूरॉन के अंदर हमेशा, एक्सोन के पास हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, पक्का है, सीधा है। डेंड्रॉन के टर्मिनल एंड पर रिसेप्टर लगे होते हैं, वो सिग्नल रिसीव करता है, साइटोन के पास लाता है, साइटोन से सिग्नल कहां जाता है? टर्मिनल एक्सोन में जाता है, एक्सोन के पास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, वो अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन से फिर बाइंड कर जाते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यहाँ पर रिसेप्टर है तो ये डेंड्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं तो एक्सोन की तरह बिहेव कर रहा है। सिग्नल ये लेकर के आ रहे हैं टूबर्ट साइटोन, फिर यहां से टर्मिनल एक्सोन, और कहां चढ़ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। इसकी दो पार्ट होते हैं, ऊपर और एक नीचे, ऊपर डॉर्सल नीचे वेंट्रल। तो डॉर्सल में मिलते हैं, वेंट्रल में नहीं मिलते, सिंपल सी बात है। इसलिए कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल रूट गैंग्लिया में मिलते हैं, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। सूडो यूनिपोलर होते हैं। कितना बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है मैंने। अब बताओ, क्रिस्टल क्लियर। बेटा अभी मैंने बोला ना, लोकोमोशन का असाइनमेंट अभी आपको मिलने वाला है, वो टाइपिंग वाले हैं, वो टाइप कर रहे हैं, टाइप करते ही मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। एक बच्चा लग रहा है कहाँ प्रेजेंट होते हैं। रूट गैंग्लिया का मतलब, अरे भाई चलो अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। गैंग्लिया का मतलब होता है गुच्छे। अभी वही बताने वाला हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अभी इसको डिटेल में आगे भी समझाऊंगा। जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड का एक डायग्राम दे रखा है। उसमें आप समझ जाओगे देख करके, स्पाइनल कॉर्ड के डायग्राम के अंदर डोर्सल रूट दिखा रखा है, एक वेंट्रल रूट दिखा रखा है। डोर्सल रूट में ध्यान से देखना, इस तरीके के स्ट्रक्चर बने होंगे, इनको सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये समझो, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी आपको, गैंग्लिया एंग्लिया सब समझ में आएंगे। अभी पहले नर्वस सिस्टम समझ लो, नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। नंबर वन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नंबर टू, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सीएनएस। इसको क्या बोलेंगे, पीएनएस। सीएनएस की अगर बात आ जाए, तो सीएनएस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब आ जाओ, इसमें दो चीजें आएंगी, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब समझना, ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपके बॉडी के ऑर्गन है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी ऑर्गन से जोड़ने के लिए कुछ तो क्रेनियल नर्व होते हैं जो क्रेनियम से निकलते हैं, समझना। कुछ स्पाइनल नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के इन ऑर्गन को जोड़ रहे हैं। यानी यहां पर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का नेटवर्क है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ता है। तो इस नेटवर्क को बनाने के लिए दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं जो क्रेनियम से निकल रहे हैं, इनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, क्रेनियल नर्व। प्लस जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं वो स्पाइनल नर्व है। यानी ये समझ में आया, पीएनएस क्या है। पीएनएस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व, ये नर्व का एक जाल है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ता है। इसको हम पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझ में आ गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। ये क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व विच कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो नेटवर्क होता है, जाल होता है, इसको हम पीएनएस या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। समझ रहे हो। अब इस जाल को बनाने के लिए जो नेटवर्क ऑफ नर्व होता है, इसमें दो टाइप के नर्व होते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व।
जो क्रेनियम से निकल रहे हैं वो क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे हैं स्पाइनल नर्व है। ठीक है, समझना। अगर मैं क्रेनियल नर्व की बात करता हूँ, जो 12 जोड़ी होते हैं, 12 पेयर। हाँ, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं, ठीक है। क्रेनियल नर्व 12 पेयर होते हैं, ये 31 पेयर होते हैं, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। हाँ, अगर मैं क्रेनियल नर्व की बात करता हूँ, देखो नर्व और नर्व सेल में अंतर क्या होता है समझो। ये नर्व है, ये नर्व है। नर्व किससे मिलके बनी है? नर्व छोटे छोटे स्ट्रक्चर। भाई ये नर्व है, और अंदर जो दिख रही है ये नर्व सेल है। इसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो नर्व क्या है? नर्व इन नर्व सेल का बंडल है। नर्व इन नर्व सेल का बंडल है। ये नर्व 3 प्रकार की हो सकती हैं, समझना। सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। समझना, क्योंकि इसको हटा दूंगा मैं। तो नर्व क्या है? नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर या नर्व सेल, या न्यूरॉन का जो बंडल होता है उसको नर्व बोलते हैं। अब ये नर्व 3 प्रकार की हो, सेंसरी, यानी सारी नर्व सेल सेंसरी नेचर की होंगी, तो सेंसरी नर्व हो गई। मोटर, मोटर में सारी नर्व सेल मोटर नेचर की होंगी, तो मोटर हो गई। मिक्स्ड, यानी कुछ मोटर भी होंगी इसके अंदर प्लस कुछ सेंसरी भी होंगी। ठीक है, मोटर और सेंसरी टाइप के नर्व अगर होंगे तो मिक्स टाइप की नर्व हो गई। तो नर्व 3 प्रकार की हो सकती है, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। यानी इस नर्व के अंदर सारे न्यूरॉन अगर सेंसरी है तो सेंसरी, इसमें सारे मोटर हैं तो मोटर, इसमें आधे सेंसरी आधे मोटर हैं तो मिक्स टाइप की हो जाएगी। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? नर्व और नर्व सेल में क्या अंतर होता है, समझ रहे हो? रटना रटाना नहीं है, मुझे समझाना है, हर चीज समझानी है प्रॉपर वे में। तो ये तो हो गया नर्व और नर्व सेल में अंतर क्या होता है, समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं, अब मैं बात करता हूं नेचर। अगर नेचर की बात करूंगा ना, तो ये क्रेनियल नर्व जो होते हैं ना 3 टाइप के हो सकते हैं। ये सेंसरी भी हो सकते हैं, ये मोटर भी हो सकते हैं, ये मिक्स्ड भी हो सकते हैं। जबकि स्पाइनल नर्व की अगर मैं बात करूं ना, तो स्पाइनल नर्व सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? मिक्स्ड, मिक्स्ड प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखने हैं आपको। नेचर समझा दिया मैंने क्या होता है। हाँ, अगर मैं पीएनएस की बात करूं, तो मैंने बताया था पीएनएस क्या होता है। जो आपके बॉडी ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़े, वो नेटवर्क है, समझ रहे हो? अब आपके बॉडी ऑर्गन 2 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। अब समझना, उसके बेस पर मैं इस पीएनएस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पीएनएस 2 प्रकार का हो सकता है। इस पीएनएस को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एएनएस, ए एनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, और एक एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलेंट्री ऑर्गन को, वॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। समझ में आ गया? ये क्या है? नेटवर्क ऑफ नर्व है विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन। बॉडी ऑर्गन 2 प्रकार के हो सकते हैं, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री। ठीक है, इनवॉलेंट्री जो आपके नियंत्रण में नहीं होते उनको जोड़ रहा है तो उसको एएनएस बोलेंगे। वॉलेंट्री ऑर्गन जैसे स्केलेटल मसल्स आपके नियंत्रण में होते हैं उनको जोड़ रहा है तो उसको एसएनएस बोलेंगे। क्लियर है बिल्कुल?
यहां तक कोई डाउट? हाँ। अब आपकी जो एएनएस है, ये आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन को दो समय पर अलग अलग टाइम पर कंट्रोल करता है, यानी नॉर्मल कंडीशन में और इमरजेंसी में। नॉर्मल कंडीशन में और इमरजेंसी में। जब नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, तब जो न्यूरॉन होते हैं उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरा। और इमरजेंसी में काम करता है तो उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड होता है एएनएस। इससे एकदम पूरी चीज एकदम क्लियर कट हो रही होगी कि भाई दो प्रकार का नर्वस सिस्टम होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और पेरिफेरल एक नेटवर्क है नर्व का जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन से जोड़ता है। इस नर्व की, जब हम नर्व की बात की तो नर्व कितने प्रकार के होंगे? यहाँ पर दो प्रकार के नर्व होंगे, नर्व दो प्रकार के हैं यहाँ पर। तो नर्व यहाँ पर दो प्रकार के हैं, क्रेनियल और स्पाइनल। और सीएनएस को बॉडी ऑर्गन से जोड़ रहा है, तो बॉडी ऑर्गन भी यहाँ पर दो प्रकार के हैं। बॉडी ऑर्गन भी दो प्रकार के हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। बॉडी ऑर्गन भी दो प्रकार के हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। समझ रहे हो? लिख ही दिया मैंने। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बेस पर मैं इस पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं ना, एएनएस और एसएनएस। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री ऑर्गन को जोड़ रहा है। हाँ, इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे आपके स्मूथ मसल्स, आपके ऐसे ऑर्गन जो आपके नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, हार्ट, किडनी, लिवर एटसेट्रा। तो ये दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर कंट्रोल करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करता है। जब कोई इमरजेंसी होती है तो इसी को कंट्रोल करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब ये बताओ, ये पूरा समझ में आया नहीं आया? यस, हर ऑर्गन से दोनों टाइप का नर्व जुड़ा होता है, हर ऑर्गन से। जैसे लंग्स हैं, नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्रीथिंग रेट 12 से 16 होता है। जब कोई इमरजेंसी होती है, आपको दौड़ लगाना होता है, शेर आपके पीछे दौड़ रहा होता है, तो उस समय ब्रीथिंग रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तब उस समय इसको नियंत्रित करेगा सिंपैथेटिक नर्व। नॉर्मल कंडीशन में इसको नियंत्रित करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्व। जैसे हार्ट है, हार्ट से भी दो टाइप के नर्व जुड़े होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। जब नॉर्मल कंडीशन में हार्ट बीट जो होती है वो पैरासिम्पैथेटिक नियंत्रित करता है। जब कोई इमरजेंसी होती होती है, जब हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसको नियंत्रण कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। समझ गए ना मेरी बात? और हार्ट आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। हाँ, स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं तो ये वॉलेंट्री ऑर्गन है जो आपके नियंत्रण में होता है। अब बताओ, मतलब कंसेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, रटाने की बात नहीं कर रहा। एनवाईटीएस क्या, सबके लिए तुम यूट्यूब सेशन जो हो रहा है एनसीईआरटी पर कमांड के लिए हो रहा है। यहां पर आपके सारे कंसेप्ट बहुत बेहतर हो जाएंगे, वहां आपकी एनसीईआरटी बेटर हो जाएगी। दोनों कॉम्बिनेशन बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और जिनका कोई बैकलॉग आ जाता है तो वो समरी से उन चीजों को कवर कर लेंगे। हाँ, जिनका कोई बैकलॉग आ जाता है तो समरी से आप उस चीज को कवर कर लोगे। यहां तक कोई डाउट? ओके, नो डाउट। चलो, अब थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाऊंगा उसको मैं कि कैसे ये कनेक्ट होता है। जैसे मान लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS।
दो प्रकार के आपके बॉडी ऑर्गन हो जाएंगे। एक तरफ मैं दिखा दे रहा हूं, मान लो ये वॉलेंट्री है, इधर इनवॉलेंट्री दिखा दो। इनवॉलेंट्री है, इधर आपके वॉलेंट्री ऑर्गन है। वॉलेंट्री ऑर्गन तो समझते होगे, जैसे स्केलेटल मसल्स, ठीक है। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री आप समझते होगे स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, विसरल ऑर्गन, ये सारे के सारे क्या है, इनवॉलेंट्री, जो आपके नियंत्रण में नहीं होते। ठीक है, समझ रहे हो। अब मैं पीएनएस की बात कर रहा हूं। पीएनएस इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल लेकर के जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेकर के जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेकर के जा रहा है। जो सिग्नल लेकर के जा रहा है वो क्या होगा, जो सिग्नल लेकर के आ रहा है उसको क्या बोलोगे, सिग्नल लेकर के आ रहा है उसको क्या बोलोगे, सिग्नल लेकर के जा रहा है इनवॉलेंट्री ऑर्गन के पास। सेंसरी होगा या मोटर, जरा बताओ। सिग्नल लेकर के जा रहा है मोटर, एफरेंट या ईफरेंट, आप बोलोगे ईफरेंट। ये क्या होगा, एफरेंट, आ रहा है। ईफरेंट, ईफरेंट मोटर, एफरेंट सेंसरी। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री ऑर्गन के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। इसको हम विसरल नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। एनसीईआरटी ने इसके बारे में भी बोला है विसरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि विसरल ऑर्गन को जोड़ता है, सो इट इज कॉल्ड विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जबकि अगर मैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में बताया था कि हमेशा एक ही टाइप के न्यूरॉन होते हैं, सिग्नल लेकर के आते हैं, उनको बोलते हैं मोटर। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन होंगे। कौन से, मोटर, ओनली मोटर। मोटर नर्व होंगे यहां पर। ठीक है, और मोटर नर्व को हम एफरेंट बोलते हैं, ईफरेंट बोलते हैं, सिग्नल लेकर के जा रहे हैं, ईफरेंट। सिग्नल लेकर के जा रहे हैं, ईफरेंट। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट। हमेशा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के अंदर ध्यान रखना है, मोटर न्यूरॉन ही होते हैं जो सिग्नल लेकर के जाते हैं। मुझे बताओ, यहां तक ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर करके समझा रहा हूं। एनसीईआरटी का पैरा भी दिखा दूंगा मैं। ठीक है, वीएनएस क्या होता है, विसरल नर्वस सिस्टम, एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो विसरल ऑर्गन से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ रहा है, उसको हम विसरल बोलेंगे। या विसरल जो ऑर्गन होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते, इसको एएनएस बोल देंगे। एएनएस वीएनएस एक ही बात है। अभी एनसीईआरटी पर भी आ रहा हूं मैं। देखो, वॉलेंट्री का मतलब हो गया मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अभी मैंने आपको स्केलेटल मसल्स पढ़ाए थे। ये तो स्केलेटल मसल्स का सिग्नल भेजते हैं, सेंसरी ऑर्गन सिग्नल भेजते हैं, जैसे आई सिग्नल भेजेगी, ईयर सिग्नल भेजेगा, स्किन सिग्नल भेजेगी, समझ रहे हो, टंग सिग्नल भेजेगी, नोज सिग्नल भेजेगी। समझ रहे हो, क्या स्केलेटल मसल्स कोई सिग्नल भेजते हैं, स्केलेटल मसल्स सिग्नल रिसीव करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ, अगर स्केलेटल मसल्स के ऊपर कोई रिसेप्टर लगे हुए हैं जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर या अदर कोई रिसेप्टर,
तो वो केस अलग है, वो मैंने हटा दिया, बिल्कुल एनसीईआरटी के केस बात कर रहा हूं। तो स्केलेटल मसल्स में सेंसरी का कोई चक्कर नहीं है, मोटर, ओनली मोटर नर्व होते हैं जो इफरेंट होते हैं, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होते ही मोटर न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन जो रिलीज करते हैं। अब मुझे बताओ, कोई डाउट है? अब इसको और अच्छे से समझाता हूं, देखो कंसेप्ट एकदम बेहतर तरीके से। क्वेश्चन आएगा, मेजर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मेजर पार्ट है, नो डाउट। विच रिले इंपल्स फ्रॉम, बताओ कहां से इंपल्स रिले करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात कर रही है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में इंपल्स कहां से रिलीज होगी? अभी बताता, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या है, क्या लाएगा? इसको हम बोलेंगे सोमैटिक, एस एन एस, एस एन एस। इसको बोलेंगे ए एन एस या वी एन एस। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो इंपल्स रिले होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। अब आप कर पाओगे, डी वाला ऑप्शन होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। अब कभी भूलोगे नहीं मुझे लगता है इस कंसेप्ट को। फिर भी मैंने एनसीईआरटी उठा ली है जिससे कि आपका कोई डाउट रह ना जाए। जैसे द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम कितने कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस की बात कर लेता हूं, तो सीएनएस में क्या क्या आता है? सीएनएस में ब्रेन आ गया, सीएनएस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड आ गई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस के अंदर आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? जो क्या है, एक तरीके से साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल। हम जानते हैं ब्रेन हमारी, ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट है। जबकि पीएनएस की बात करता हूं, पीएनएस क्या है? इट इज अ कंपाराइज ऑफ ऑल नर्व, ऑल नर्व, ऑल नर्व ऑफ बॉडी एसोसिएटेड, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई हैं सारी नर्व, जो क्रेनियल और स्पाइनल हो सकती हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रही हैं बॉडी ऑर्गन से, वो पीएनएस है। अब ये नर्व दो प्रकार की हो सकती हैं, एफरेंट भी हो सकती हैं, इफरेंट भी हो सकती हैं। सिग्नल लाने वाली भी हो सकती हैं और ले जाने वाली भी हो सकती हैं। जो सिग्नल ला रही है वो सेंसरी है, ले जा रही है वो मोटर है। ये मैंने बता दिया आपको, ये सेंसरी हो गई, ये मोटर हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? द एफरेंट नर्व फाइबर, जो एफरेंट होते हैं सिग्नल ला रहे हैं, सेंसरी, एफरेंट नर्व फाइबर जो होते हैं सिग्नल ला रहे हैं, ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम, कहां से कहां? ये टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल लेकर के आएंगे। जो इफरेंट है लेके जा रहे हैं, ये रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन के पास लेके जाएंगे। सिंपल, ये तो बताया था मैंने अभी। अब पीएनएस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो वॉलेंट्री ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है उसको एसएनएस बोलते हैं, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ता है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एएनएस, ठीक है। अब सोमैटिक की बात करते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इंपल्स कहां से इंपल्स रिलीज करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिले करता है, कहां पर करता है? स्केलेटल मसल्स के पास। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, रिले इंपल्स, ठीक है, कहां से करेगा? ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो आपके नियंत्रण में नहीं है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, सिंपैथेटिक जो इमरजेंसी में काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक जो नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, सिंपल। अब लास्ट में एनसीईआरटी बोलती है विसरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है कि विसरल नर्वस सिस्टम है क्या, ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये पीएनएस का ही पार्ट है, मतलब एएनएस है, ये पीएनएस का ही पार्ट है, दैट कंपेराइज द होल कॉम्प्लेक्स, जो किससे मिलके बना है? जो नर्व से मिलके बना है, जिसमें जगह जगह फाइबर भी होते हैं, जिसमें जगह जगह गैंग्लिया भी होते हैं, जिसमें जगह 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 प्लक्सिस भी होते हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपके बॉडी ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन, ये सब विसरल ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन जो आपके नियंत्रण में नहीं होते। अब यहां से यहां तक नर्व को जाना है, अब ये नर्व हो सकता है नर्व की फॉर्म में जाए,
ठीक है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर की फॉर्म में जा रहे हैं, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर, ये बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर हैं, इनके अंदर बंडल्स हैं, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर, ऐसे दिखाओ। ये नर्व है, एक मोटी नर्व जा रही है, इसके अंदर क्या है, मोटी नर्व के अंदर बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर की फॉर्म में ये ट्रांसफर कर रहे हैं सिग्नल को। ये नर्व हो गई, नर्व। या हो सकता है कोई सिंगल नर्व फाइबर किसी ऑर्गन से जोड़ रहा हो, सिंगल नर्व फाइबर हो, ये सिंगल नर्व फाइबर हो गया, समझ रहे हो सकता है कहीं गुच्छे हो, गैंग्लिया, समझना, जैसे ये नर्व फाइबर यहां आया, कहीं और आया, कहीं और आया, यहां गुच्छे बन गए, गैंग्लिया, गैंग्लिया ऑफ नर्व फाइबर, गैंग्लिया ऑफ नर्व फाइबर, समझना, गैंग्लिया गुच्छा, साइटोन के गुच्छे बन गए, गैंग्लिया। या हो सकता है कहीं पर ये जाल बना रहे हो, जाल, जाल बना रहे हैं, ये जाल बना रहे हैं, समझना, प्लक्सेस, प्लक्सेस, कहीं पर ये जाल बना रहे हो, जाल, प्लक्सेस। ठीक है, तो कई तरीके से ये कनेक्ट कर सकते हैं, तरीके क्या है, हो सकता है नर्व की फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हो, नर्व, हो सकता है फाइबर की फॉर्म में, हो सकता है गैंग्लिया, हो सकता है प्लक्सिस, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी ऑर्गन के बीच में, जो पीएनएस के, पीएनएस, ये क्या है, पीएनएस, पीएनएस के जाल बिछे हैं ना, इस तरीके से बिछे हुए हैं, जैसे मानो एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये आपकी कॉलोनी के घर है, देखा होगा ना, ट्रांसफार्मर से कॉलोनी के घरों तक जो केबिन आती हैं, कहीं तो देखा होगा जाल बन जाते हैं गुच्छे इनके, कहीं सिंगल सिंगल केबिन आपके घरों के अंदर आ रही है, कहीं मोटी केबिन में से एक वायर निकल करके आपके, ठीक है, मीटर तक आ रहा है, यानी कई तरीके से, कहीं मतलब गुच्छे बने हुए हैं इनके, ठीक है, सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर का आपके घरों तक कनेक्शन किया जा रहा है, कनेक्शन के जो वायर होते हैं वो रास्ते में इतने तरीके के स्ट्रक्चर बनाते हैं, नर्व फाइबर, गैंग्लिया और प्लक्सिस, समझ में आ गया। गैंग्लिया क्या होते हैं समझा देता हूं, तो ये टर्म बहुत आएगा, ठीक है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ साइटोन, साइटोन का कलेक्शन है, गुच्छा, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी गुच्छे देखने को मिलते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और पीएनएस के अंदर भी गुच्छे देखने को मिलते हैं, सीएनएस के अंदर इन गुच्छे को हम न्यूक्लियाई बोलेंगे, न्यूक्लियाई, और यहां पर इनको गैंग्लिया बोलेंगे। भाई ब्रेन में क्या, ब्रेन में चिप थोड़ी लगे हुए हैं, ब्रेन में कोई ट्रांजिस्टर, कोई मतलब चिप, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ना, ब्रेन भाई क्या है, न्यूरॉन के गुच्छे ही तो है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, यानी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं, किसी को आपने हाइपोथैलेमस बोला न्यूक्लियाई को, किसी न्यूक्लियाई को आपने हिप्पोकैम्पस बोला, किसी न्यूक्लियाई को आपने एमिगडाला बोला, किसी न्यूक्लियाई को आपने सेरिब्रम, किसी को सेरिबेलम, ये गुच्छे हैं, इनको न्यूक्लियाई बोलते हैं। हाँ, जो पीएनएस के अंदर गुच्छे होते हैं उनको न्यूक्लियाई ना बोल करके गैंग्लिया बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ साइटोन अगर पीएनएस में होगा तो गैंग्लिया बोलेंगे, और एससीएनएस में होगा तो न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एसएनएस में देखने को मिलते हैं, इसको एसएनएस या एएनएस, सॉरी एसएनएस बोल गया, एएनएस या वीएनएस बोल सकते हो, विसरल नर्वस सिस्टम। तो ये बॉडी ऑर्गन से इन कई फॉर्मों के अंदर कनेक्ट करता है और सिग्नल भेजता भी है और सिग्नल लाता भी है, तो एक ही बात है, ये एनसीईआरटी पूरी यहां पर आके कवर होती है। अब मुझे बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मतलब इससे ज्यादा क्लियर मैं क्या करूंगा, मतलब एक एक चीज को मैं मतलब बिल्कुल बारीकी से क्लियर कर रहा हूं, बहुत बारीकी से, क्योंकि मुझे चीजें सिखानी है, रटानी नहीं है, ठीक है। तुम मुझसे पूछते हो ड्रॉ करना है या नहीं करना, ठीक है, कभी हमसे तो टीचरों ने नहीं पूछा, हम तो बस ये सोचते थे यार, ठीक है, जरूरी चीज है वो हम जरूर लिख लेते थे, जो हमें पता है जरूरी नहीं है वो हम नहीं लिखते थे, सिंपल सी बात है, नोट्स तो हमें अपने हिसाब से बनाने हैं। हाँ, बैक स्लाइड पर आ रहा हूं मैं, ठीक है, अब तुम्हें नोट करा देता हूं मैं यहाँ, तब आगे बढ़ूंगा, पहले नोट कर लो।
सब नोट कर लो। सबसे पहले ये वाला नोट करो, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसको नोट करो अच्छे से। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कोई कमी तुम्हें लग रही है, कोई वीकनेस रह गई तुम्हारी इन चैप्टरों के अंदर, जैसे एक बच्चा लिख रहा है, तो वो एनसीईआरटी सेशन देख सकते हो, उसमें आपकी सारी कमियां दूर हो जाएंगी और कुछ छूटेगा ही नहीं तुम्हारा। ठीक है। ठीक है, आगे अगली स्लाइड पर नोट कर लो। तुम ये नहीं कह सकते हो कि सर लिखने का टाइम नहीं दे रहे। अगली स्लाइड नोट कर लो, कुछ रह गया है तो। वैसे तो मैं इतना धीरे धीरे लिखता हूँ जिससे कि आप हर चीज अच्छे से लिख पाओ। हाँ बेटा, तूने तो राइट कर लिया है, ठीक है, अनवी वर्मा। ठीक है, पर कई बच्चे लिखते हैं टाइम नहीं देते हैं। फर्स्ट टाइम अमेजिंग। तो बेटा मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हर बार जब भी कराऊं, चाहे वाईटी हो, चाहे बैच हो, चाहे कुछ भी हो, बहुत मतलब बहुत अच्छी तरह से समझा के कराऊं कि एक्चुअल में होता क्या है। लोग नकल तो कर रहे हैं पर वो अकल से नहीं कर रहे हैं। लोग मैक्सिमम लोग नकल कर रहे हैं, चाहे किसी भी सिस्टम में चले जाओ। वो डिट्टो छाप रहे हैं पर उनमें अकल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो बस कॉपी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे, आगे वाला भी देख लो, नोट कर लो, कुछ करना है तुम्हें तो। इसमें अगर तुम्हें डायग्राम बनाना है तो मतलब यहाँ के बाद तुम्हारा कोई डाउट बचेगा नहीं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड। मतलब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम तुम्हारा बहुत अच्छी तरीके से सेट है, ये ऐसे मान के चल सकता हूँ मैं। यहाँ कोई डाउट अब बचा नहीं आपका। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। अब मैकेनिज्म पर आ रहा हूँ। ठीक है, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है। हाँ बेटा, तुम जो नाम लिख रहे हो वो तो खैर उन्होंने तो ऑथेंटिसिटी ले ली थी नकल करने की, जिसका नाम लिख रहे हो, कि बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने परमिट कर दिया कि हाँ आप नकल कर सकते हो। वही तो उस दिन हम और तरुण सर बात कर रहे थे कि सर कुछ समय बाद ऐसा होगा, लोग कहेंगे कि आपकी कॉपी अभी बताऊं, जस्ट अभी रियल केस है। ठीक है, पटना सेंटर पर कुछ नए लोगों को डाउट्स पे हमने रखा, डाउट के लिए। ठीक है, रियल, बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूँ। तो तो कुछ अदर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि सर वो डाउट वाले टीचर सीखने के लिए जो लेक्चर्स देख रहे हैं ना, वो किसी प्लेटफॉर्म के जो अभी करंट में टीचर्स हैं उनके देख रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि वो टीचर एक्चुअल में आप ही का डिट्टो कॉपी मार रहे हैं। तो आपके बारे में उनको पता नहीं है। तो मैंने कि वो समय दूर नहीं जब जो नई जनरेशन आएगी उसको पता ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा मास को दे रहा होगा वो चीज सही मानी जाएगी। तो एक्चुअल में तुम अगर डिस्कवरी देखो तो डिस्कवरी में जो एक एपिसोड था जो मैंने देखा था, ठीक है, जिसने वाकई में किसी चीज को खोजा था वो गायब हो गया, उसका कोई नाम नहीं है। और जिन लोगों ने कॉपी मारी है उन लोगों का नाम है, क्योंकि युग का भी फर्क पड़ता है। समय समय बहुत ताकत तगड़ा होता है कलयुग में। ठीक है, तो चीजें अंतर होती हैं, समय के हिसाब से चीजें प्रभावित होती हैं, ये मैं मानता हूं इस चीज को। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट। तभी तो कई चीजें मैं कुछ ऐसी चीजें छोड़ता हूं जो कोई मुझसे कहे कि मैं कॉपी नहीं करता हूं, मैं तुरंत पकड़ लूंगा कि भाई ये डिट्टो कॉपी मारी है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है, जो लोग चेंज भी करना चाहें तब भी नहीं कर पाते। ठीक है, चलो ये यहाँ तक क्लियर है, मैं समझ गया आपको। अब भाई फिर से माइंड को रिफ्रेश कर लो, क्योंकि फिर से दिमाग लगेगा अब तुम्हारा। माइंड को रिफ्रेश कर लो तुम लोग। ठीक है, रिफ्रेश का मतलब है एक घूंट पानी आनी पी लो। पानी पी लो, थोड़ा कमर टेढ़ी मेढ़ी कर लो, क्योंकि अब मैं दो एक नए कंसेप्ट पर आ रहा हूँ। एक ब्रेन की बात तो क्लियर हो गई, यानी ये बात क्लियर हो गई आपको कि ठीक है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम होता क्या है। हाँ, अब आपको पूरा तरीके से
फिर से रिफ्रेश करना है और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स समझना है। कर दूं स्टार्ट? रिफ्रेश हो गए? ओके, डन। ठीक है, यस सर, ठीक है। चलो चलो, एकदम रिफ्रेश, एकदम रिफ्रेश। अब समझना, एनसीईआरटी की 2 लाइनें मैंने ऐड की हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। मानो एक सेल है, तुम समझते हो जैसे पोल, समझते हो पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। पोलैरिटी, जैसे कोई भी, जैसे मानो ये कोई बॉल है मेरे पास दिख नहीं रही, कोई बॉल आपको दिख जाए बॉल, तो बॉल गोल होती है, उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। आप ये नहीं कर सकते इसका एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, डॉर्सल है, वेंट्रल है, आप डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, इसका हेड है, इसकी टेल है, डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी का मतलब है जहां पर आप दो पोल जनरेट कर सको, नॉर्थ साउथ, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तब उसको बोलते हैं पोलैरिटी। तो ऐसी सेल जिनकी मेम्ब्रेन पर दो अलग अलग टाइप के चार्ज होते हैं या चार्ज पोटेंशियल होता है। जैसे मैं बात करूं तो एक सेल के, देखो बाहर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, यानी सेल की मेम्ब्रेन में पोटेंशियल भी है और पोलैरिटी भी है। तो नॉर्मल सेल नहीं है ये, पोलराइज्ड स्टेट में मिलने वाली सेल है, जिसकी मेम्ब्रेन किसमें, पोलराइज्ड स्टेट में है, इसमें पोलैरिटी देखने को मिलती है। पोलैरिटी, यहां पोलैरिटी प्रेजेंट है। जहां पोलैरिटी प्रेजेंट है वो नॉर्मल सेल नहीं है। ये कैसी सेल है, एक्साइटेबल सेल है। जिसके अंदर पोलैरिटी होती है वो एक्साइटेबल सेल है। ये एक्साइटेबल सेल है, जिसके अंदर पोलैरिटी होती है, वो सेल नॉर्मल सेल नहीं है। इट इज अ एक्साइटेबल सेल, ठीक है, जिसमें एक्साइटेबिलिटी होती है। तो पोलैरिटी आपको कहां देखने को मिलती है, पोलैरिटी आपको नर्व सेल में देखने को मिलती है, और पोलैरिटी आपको मसल मसल में देखने को मिलती है। तो पोलैरिटी इन एक्साइटेबल सेल कौन कौन से हो सकते हैं, नर्व सेल और मसल्स। मसल सेल्स में पोलैरिटी होती है और नर्व सेल में पोलैरिटी होती है, क्योंकि दोनों ही सेल एक्साइटेबल हैं, क्योंकि इन पर चार्ज मिलता है और पोलैरिटी के साथ मिलता है। तो ये सेल नॉर्मल सेल नहीं है, एक्साइटेबल सेल है, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द, ठीक है, न्यूरल मेम्ब्रेन। दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमेबल। अगर मैं इन सेल की बात करता हूं, इनकी पोलैरिटी की बात करता हूं, समझना, इन सेल की बात करता हूं, इनकी पोलैरिटी की बात करता हूं, तो ये सेल जो होते हैं सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। इनके ऊपर डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स होते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो खुले होते हैं, ऑलवेज खुले होते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो तब खुलते बंद होते हैं जब मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या चार्ज में चेंज आता है। समझना, मेम्ब्रेन के पोटेंशियल या चार्ज में चेंज आता है। कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो तब खुलते और बंद होते हैं जब कोई, समझना, जब कोई लिगेंड उनसे बाइंड करता है। कुछ ऐसे चैनल भी होते हैं वो तब खुलते और बंद होते हैं जब कोई उनको स्टूमुलेशन देख, उनको कोई स्टूमुलेट करता है, कोई फिजिकल टाइप का स्टूमुलेशन। तो इस टाइप के चैनल हमारी मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, इस टाइप के चैनल हमारी मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। यानी जितने भी एक्साइटेबल सेल्स होते हैं वो सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, अलग अलग टाइप के चैनल की प्रेजेंस की वजह से। हो सकता है यहां यहां से पोटेशियम आयन धीरे धीरे अंदर से बाहर जाए, ये पोटेशियम के लिए परमेबल है, समझना। हो सकता है यहां से सोडियम आयन धीरे धीरे अंदर आए, ये सोडियम आयन के लिए परमेबल है। हो सकता है यहां से सोडियम आयन भर भर के अंदर आए, हो सकता है यहां से पोटेशियम आयन, सोडियम आयन आ रहे हैं, पोटेशियम आयन जा रहे हैं,
ठीक है, हो सकता है यहां से कोई न्यूरो ट्रांसमीटर आकर के बाइंड करे, तब जाकर के ये परमेबलों कोई खुलना चालू करें। हो सकता है यहां कोई स्टूमुलेशन मिले, ठीक है, मैकेनिकल स्टूमुलेशन, मैकेनिकल स्टूमुलेशन, तब जाके खुले और तब कोई चीज में अंदर एंटर करे। तो एक्चुअल में हर मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट टाइप के चैनल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के गेट चैनल्स लगे हुए हैं। ये सारे चैनल सेलेक्टिवली इस मेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं। यानी ये मेम्ब्रेन हर किसी के लिए परमेबल नहीं है, समझ रहे हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स इस मेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब सेलेक्टिवली परमेबल बनाते कैसे हैं, अब वो बात करूंगा, वो समझाऊंगा आपको, ठीक है। यानी सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स। तो आज का टारगेट है हमारा टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स। टाइप्स ऑफ आयंस चैनल। अगर टाइप्स ऑफ आयन चैनल की बात करता हूं, ये आयन चैनल्स टाइप समझना कई प्रकार के हो सकते हैं। लीकेज चैनल भी हो सकते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल भी हो सकते हैं, लिगेंड गेटेड चैनल भी हो सकते हैं, और मैकेनिकल गेटेड चैनल भी हो सकते हैं। ये समझना है टाइप्स ऑफ आयन चैनल जो एनसीईआरटी बोल रही है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा लीकेज चैनल। लीकेज चैनल दूसरे होते हैं लीकेज के बाद, ठीक है। लीकेज के बाद दूसरे बात करूंगा मैं वोल्टेज गेटेड चैनल। उल्टा कर दिया, ई है यहां पर, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल ये खुलते बंद होते तब है जब मेम्ब्रेन का वोल्टेज या पोटेंशियल चेंज हो, समझाता हूं अभी मैं। तीसरे होते हैं लिगैंड गेटेड चैनल। और नेक्स्ट होते हैं मैकेनिकल गेटेड चैनल। ये चार प्रकार के चैनल आपको देखने को मिलेंगे न्यूरॉन के अंदर, जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल, समझना। अगर मैं लीकेज चैनल की बात करता हूं, लीकेज चैनल की बात करता हूं, ये लीकेज चैनल सोडियम के भी होते हैं, पोटेशियम के भी होते हैं। पोटेशियम के लीकेज चैनल बहुत ज्यादा होते हैं, इनमें कोई गेट ही नहीं होता। हाँ, सोडियम के लीकेज चैनल कम होते हैं, इनमें भी गेट नहीं होता, ठीक है। तो यहां से कंटिन्यू खुले रहते हैं, ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। इनसे डिफ्यूजन होता रहेगा, धीरे धीरे पोटेशियम का अंदर से बाहर, सोडियम का बाहर से अंदर, सोडियम बाहर से अंदर आते रहेंगे, पोटेशियम अंदर से बाहर जाते रहेंगे, समझ रहे हो। तो लीकेज चैनल, सोडियम और पोटेशियम के लीकेज चैनल होते हैं ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। सोडियम के हो सकते हैं एंड पोटेशियम के हो सकते हैं, ठीक है। पर सोडियम के एनसीईआरटी बोलती है, पोटेशियम के बहुत 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 ज्यादा होते हैं सोडियम से, सोडियम के ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं।
ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब है बहुत कम, 100% एब्सेंट नहीं लिखा, ऑलमोस्ट एब्सेंट का मतलब है बहुत कम होते हैं। अब वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल, चैनल का मतलब है वो तब खुलेंगे जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा। ओपनिंग डिपेंड अपॉन, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन। ओपनिंग ऑफ चैनल डिपेंड अपॉन पोटेंशियल ऑफ मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा तभी ओपन होंगे, और चेंज नहीं हुआ तो क्लोज रहेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, तीन के चैनल पढ़ाऊंगा, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के। ये तभी खुलते बंद होते हैं जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल या चार्ज चेंज होता है। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चार्ज चेंज नहीं हुआ तो खुलेंगे नहीं। ठीक है, अब लिगेंड गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल ओपनिंग डिपेंड अपॉन ओपनिंग डिपेंड अपॉन बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ लिगेंड, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जैसे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बाइंड करेगा तब खुलेंगे, बाइंड नहीं करेगा नहीं खुलेंगे। कोई न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग से जो खुलते हैं वो लिगैंड गेटेड चैनल हो गए, लिगैंड एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपनिंग डिपेंड अपॉन मैकेनिकल स्टिमुलस, जैसे हवा चली आपको पता चला, किसी ने टच किया आपको पता चला, परफ्यूम खोला स्मेल आपकी नाक में गई तो आपको पता चला, आप समझ रहे हो, लाइट पड़ी तो आपको पता चला। ठीक है, यानी जब मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिलता है, हॉट कोल्ड पता चला। ठीक है, ये मैकेनिकल स्टिमुलस है, जब मैकेनिकल स्टिमुलस को रिसीव करने से जो खुलते हैं वो मैकेनिकल हीटेड चैनल हो गए। ओपनिंग डिपेंड अपॉन मैकेनिकल स्टिमुलस। अब एग्जाम्पल, भाई लिगैंड गेटेड चैनल ध्यान रखना है सोडियम के होते हैं, और मैं क्लोराइड के चैनल भी लिगैंड गेटेड पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर। मैकेनिकल गेटेड में सिर्फ मैं एक ही पढ़ाने वाला हूँ सोडियम के, तो मैकेनिकल गेटेड में सोडियम, ठीक है, लिगैंड गेटेड में सोडियम क्लोराइड, और वोल्टेज गेटेड में तीन पढ़ाऊंगा। ये जितने मैं लिखे हैं ना एग्जाम्पल, ये सारे मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ, कल आपके इसमें सारे के सारे आने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ चैनल समझ में आया नहीं आया, यस या नो? अच्छा टाइम भी हो गया, तो आज नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। ठीक है कोई नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया, एक स्टेप तो मैं करा दूंगा। यहां तक कोई डाउट है चैनल तक, टाइप्स ऑफ आइंस चैनल? ठीक है, अभी मैंने बता दिया कंडक्ट जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, एक एक्साइटेबल सेल क्या होती है, इसकी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स देखने को मिलते हैं जो इसको सेलेक्टिवली परमेबल बनाते हैं। अब डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स को मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूं। यहां तक कोई डाउट है? नो डाउट। पहले की स्लाइड में तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने ऐसा, इसमें तो एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, ये तो आपने छोड़ दिया करो लाइन है, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लिया करो, इतना लिख दिया करो। ठीक है, कर लो फटाफट। अब मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सॉरी हाँ, एक फेज करानी है मुझे, वो फेज ही हो पाएगी 15 मिनट के अंदर। ठीक है, रेस्टिंग फेज में क्या क्या चीजें होती हैं, पूरा मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा, उसको टाइम लगेगा।
आज रेस्टिंग फेज में पूरी करा देता हूँ कि न्यूरॉन जब रेस्टिंग फेज में होता है तब क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, कौन कौन से चैनल काम कर रहे होते हैं और कौन सा पंप काम कर रहा होता है। ठीक है, हाँ मुझे पता है 2:45 का टाइम है, तुम गधे हो यार बिल्कुल। ठीक है, सच में। चलो नोट करो उसको फटाफट। यहां तक नोट करो। अब इसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आ जाओ, फेजेस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। एक फेज तो आज हो जानी चाहिए। फर्स्ट फेज, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अभी तक आउटर बता रहा हूं मैं, मतलब अभी इस मैकेनिज्म तो स्टार्ट करेंगे ही, पर एक चीज समझनी होगी। पहली फेज में लेके चल रहा हूं, फर्स्ट रेस्टिंग फेज, पूरा बोर्ड भर जाएगा, कंप्लीट सारी इंफॉर्मेशन आएगी। रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज। ठीक है, इसको पोलराइज्ड, पोलराइजेशन भी कह सकते हैं। स्टेट, पोलराइजेशन स्टेट, रेस्टिंग फेज या पोलराइजेशन स्टेट। ठीक है, क्या है रेस्टिंग फेज या पोलराइजेशन स्टेट, समझो। देखो, न्यूरॉन में अभी बताया था रेस्टिंग कंडीशन में बाहर चार्ज कैसा होगा, प्लस, अंदर चार्ज कैसा होगा, माइनस। ठीक है, बाहर वाले फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अंदर वाले फ्लूइड को क्या बोलेंगे, अंदर वाले फ्लूइड को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर मैं कहूं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में किस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, अंदर अंदर पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं, अंदर सोडियम आयन बहुत कम होते हैं। जबकि बाहर वाले फ्लूइड में उल्टा होगा, सोडियम आयन बहुत ज्यादा होंगे, सोडियम आयन बहुत ज्यादा होंगे, पोटेशियम आयन बहुत कम होंगे, उल्टा होता है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई बाहर सोडियम ज्यादा है, ये भी प्लस चार्ज है, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, ये भी प्लस चार्ज है, तो एक्चुअल में अंदर नेगेटिव चार्ज किस वजह से आता है, समझना। अंदर नेगेटिव चार्ज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन है जो इसको पोलरिटी को मेंटेन कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, समझना। अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और ये इतने ज्यादा नेगेटिव चार्ज मेंटेन करके रखते हैं जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन, नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। और मेम्ब्रेन इनके लिए इम्परमेबल होती है, मेम्ब्रेन इम्परमेबल फॉर मेम्ब्रेन।
मेम्ब्रेन शो इम्परमेबिलिटी फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है, ये अंदर बाहर नहीं जा सकते। एक बात क्लियर हो गई। तो नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है अंदर, समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज किस वजह से होता है, ठीक है। अब मैं सेकंड बात कर रहा हूं, समझना। अब बात करूंगा लीकेज चैनल। रेस्टिंग कंडीशन के अंदर मैंने बताया था सोडियम के भी और पोटेशियम के भी लीकेज चैनल होते हैं, पर सोडियम के बहुत कम होते हैं, ना के बराबर, ऑलमोस्ट एब्सेंट, और पोटेशियम के बहुत ज्यादा होते हैं। ये मान लो पोटेशियम के चैनल्स हैं, पोटेशियम के लीकेज चैनल्स हैं, पोटेशियम के लीकेज चैनल्स हैं, पोटेशियम के लीकेज चैनल्स हैं। सोडियम के लीकेज चैनल बहुत कम है, ऑलमोस्ट एब्सेंट, यानी एक दिखा देता हूं। अब डिफ्यूजन हमेशा कहां से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। पोटेशियम अंदर ज्यादा है, ठीक है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, सोडियम बाहर ज्यादा है, सोडियम बाहर ज्यादा है, सोडियम बाहर ज्यादा है। तो सीधी सी बात है, पोटेशियम जो होगा वो अंदर से बाहर डिफ्यूज करेगा, पोटेशियम अंदर से बाहर डिफ्यूज करेगा, पोटेशियम अंदर से बाहर डिफ्यूज करेगा, पोटेशियम अंदर से बाहर डिफ्यूज करेगा, ठीक है। ये कौन डिफ्यूज कर रहा है, कंटिन्यू पोटेशियम आयन डिफ्यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू पोटेशियम आयन डिफ्यूज कर रहे हैं, कंटिन्यू पोटेशियम आयन डिफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा सोडियम कहां करेगा, सोडियम बाहर से अंदर डिफ्यूज करेगा। अगर सोडियम की बात की जाए तो सोडियम आयन बाहर से अंदर डिफ्यूज करेंगे, पर बहुत कम, क्योंकि सोडियम के लीकेज चैनल न के बराबर होते हैं। ये सब क्या है, लीकेज चैनल, ऑलवेज ओपन, ये सब क्या है, लीकेज चैनल। ये लीकेज चैनल है, ऑलवेज ओपन। तो पोटेशियम अंदर से बाहर, सोडियम बाहर से अंदर कंटिन्यू आ रहा है, इससे तो आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ जाएगा। सोडियम को बाहर होना चाहिए, वो अंदर आ रहा है, पोटेशियम को अंदर होना चाहिए, वो बाहर जा रहा है, पूरा ग्रेडियंट डिस्टर्ब हो रहा है। इसकी वजह से पोटेंशियल भी खराब हो जाएगा, ठीक है, समझना मेरी बात। इसको मेंटेन करने के लिए कि सोडियम को बाहर भेजना है, पोटेशियम को अंदर, एक पंप होता है जो ऑलवेज ओपन रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, अगर मैं सोडियम पोटेशियम पंप की बात करता हूं, तो सोडियम में अंदर देखो, इस पंप में अंदर 1 2 और 3, बाहर 1 2। ये करेगा क्या सोडियम पोटेशियम पंप, समझना। ये पंप अंदर से बाहर 3 सोडियम भेजेगा, बाहर से अंदर 2 पोटेशियम भेजेगा। यानी बाहर जो पोटेशियम जा रहे थे उनको वापस अंदर भेजेगा, और अंदर जो सोडियम आ रहे थे उनको वापस बाहर भेजेगा, समझना। तो अगर मैं सोडियम से कहूं, कितने सोडियम बाहर जाते हैं, 3, क्यों 3 ही क्यों जाते हैं, क्योंकि सोडियम की बाइंडिंग साइट्स 3 है, सोडियम की बाइंडिंग साइट्स 3 है। बाहर से पोटेशियम 2 ही अंदर क्यों आते हैं, क्योंकि पोटेशियम की बाइंडिंग साइट्स ओनली 2 ही हैं बाहर की साइड, तो 2 ही पोटेशियम बाइंड हो सकते हैं, इसलिए 2 पोटेशियम बाहर से अंदर, और अंदर 3 सोडियम बाइंड हो सकते हैं, इसलिए 3 सोडियम अंदर से बाहर। तो इस तरीके से ये पंप, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, समझना। ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या कर रहा है, मेंटेन आयोनिक ग्रेडियंट। आयोनिक ग्रेडियंट मेंटेन कर रहा है। क्वेश्चन कहेगा आएगा कि आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है, सोडियम पोटेशियम पंप,
जो एनर्जी यूज करेगा, एटीपी यूज करेगा, क्योंकि पंप है, पंप हमेशा एनर्जी यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ में आई या नहीं आई? पता नहीं कहाँ चल रहे हो यार। चलो ठीक है। ठीक है, तो रेस्टिंग कंडीशन पर, रेस्टिंग फेज, पोलराइज स्टेट में क्या क्या चीजें होती हैं आपके सामने हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिली वोल्ट। ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, -70 मिली वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, एक इलेक्ट्रोड बाहर लगाते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड, समझना, एक इलेक्ट्रोड हम बाहर लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड हम अंदर लगाते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, इसका और इसका, जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है दोनों इलेक्ट्रोड का, वो -70 मिली वोल्ट है। एक बाहर लगाया, एक अंदर लगाया, दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है रेस्टिंग फेज में। अभी इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये रेस्टिंग फेज में है, कोई स्टिमुलस नहीं दिया। ठीक है, तब इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस आयन के लिए ज्यादा होती है, परमिएबिलिटी। रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी, ध्यान रखना है, पोटेशियम आयन के लिए बहुत बहुत ज्यादा होती है, कंपैरेटिव सोडियम आयन, सोडियम आयन के लिए कम होती है। तो दो क्वेश्चन तो आपके देखो ये हो गए। ठीक है, फेस कौन सी है, सोडियम पोटेशियम हम क्या करता है, लीकेज चैनल खुले रहते हैं। ठीक है, निगेटिव चार्ज अंदर क्यों, बाहर क्यों, निगेटिव चार्ज प्रोटीन का केस याद याद रखना है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को, यहां तक, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, अंदर पोटेशियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, सोडियम बाहर से अंदर आएंगे, पोटेशियम अंदर से बाहर जाएंगे। ठीक है, डायमंड क्लियर, नो डाउट, नो सर, क्लियर, नो, बीएमएस। चलो, हाँ छुट्टी, अब छुट्टी रखूंगा उसके बाद, क्योंकि आगे की फिर पूरी मैकेनिज्म मुझे कनेक्ट करने पड़ेगी। रेस्टिंग फेज मैंने बता दी है, अभी न्यूरॉन रेस्टिंग फेज में, कल आते ही मैं न्यूरॉन को स्टिमुलेट करूंगा। जैसे ही न्यूरॉन को स्टिमुलेट करूंगा, फिर आगे की पूरी मैकेनिज्म क्या क्या होने वाली हैं सारी की सारी, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, और ग्राफिकल पैटर्न में समझाऊंगा उसको अलग से, पूरा ग्राफ के हिसाब से। ठीक है, और फिर फाइनली मैं इसको कनेक्ट करूंगा केमिकल, यानी दो न्यूरॉन के बीच में केमिकल केमिकल सिनेप्सिस कैसे हो रही है। ठीक है, यहां पर आकर के ये खत्म होगा पूरा का पूरा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो कल का टारगेट होगा कंप्लीट कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, एकदम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर बचेगा ब्रेन। तो दो क्लासों के अंदर मैं पूरा ब्रेन आपके ब्रेन में सेट करने वाला हूं। ठीक है, दो क्लासों के अंदर पूरा ब्रेन आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा, ओनली 2 क्लासेस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हाँ बेटा, आज सेकंड लेक्चर था, कल मैं ये करा दूंगा, उसके बाद 2 लेक्चर के अंदर पूरा ब्रेन एकदम ब्रेन में सेट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन एनसीईआरटी ने हटा दिया है और सेंसरी ऑर्गन एनसीईआरटी ने हटा दिए हैं, तो इन पर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल नए सिलेबस को, नए पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके मैंने आंसर लगा दिए हैं। ठीक है, जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिए थे, कल 6 क्वेश्चन थे, उनके आंसर लगा दिए हैं। आज का होमवर्क मैं दे रहा हूं, तो आज तुम क्या क्या कर पाओगे, मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ये तो कर लोगे आप, ये भी कर लोगे, ये अभी नहीं कर पाओगे, कल करोगे। ठीक है, ये कर लोगे,
हाँ और सब कर लोगे, ठीक है। ये सब होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, ये होमवर्क है नीचे वाला, इसको मैं लास्ट में लेके जाता हूँ क्वेश्चंस को। ये आपका होमवर्क है जो करना है आपको, ठीक है, जो आज और कराया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं, एक बार देख लेना उसको। 10, 11, 12, 13, एक मैंने डिलीट कर दिया, 14 थे, ठीक है, कल होगा। इतने क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो थैंक यू, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? बाय बेटा, बाय। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आज शाम को मिल रहे हो सारे के सारे, ठीक है, वाईटी पर, ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो भाई आ जाना, ठीक है, कल तुम लाइक तो कर गए थे, बहुत अच्छा, थैंक यू उसके लिए, ठीक है। सेशन को लाइक कर देना और एक बार क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना साथ में, ठीक है। ओके, ओके बेटा, बाय 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 बाय, मिलते हैं शाम को 8:30 बजे, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय।